साथ ही यह उपन्यास दीपक सत्यजी द्वारा लिखा गया है। भाग 17। मनदीप से बात करके गुल अपने घर लौटी तो आसिफ नाश्ता बनाने की तैयारियों में लगा हुआ था। राजवीर सच्चा हीरो है न? प्रसन्नतापूर्वक आसिफ बोला। बिल्कुल, मगर फिर भी वो तुमसे कम है, गुल ने कहा तो आसिफ झटका सा खा गया। उसे गुल के मुंह से अपने लिए इन शब्दों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं और हीरो? न बाबा, न मैं छोटा सा शायर ही ठीक हूँ। आसिफ, तुम सबसे छिपा सकते हो मगर मुझसे नहीं। शायर तो तुम शौकिया तौर पर हो, मगर तुम्हारा असली पैशन तो बिजनेस है। मगर मुझे मेरी पसंद की जिंदगी देने के लिए तुमने अपने पैशन को खत्म कर दिया, गुल ने कहा तो आसिफ हिल भी न सका, मानो उसका गहरा राज सामने आ गया हो। क्यों मेरे हीरो, खा गए न झटका, गुल ने कहा। आसिफ को संभलने को कुछ वक्त लगा। कुछ कहने को उसने जैसे ही मुंह घुमाया, गुल ने उसे एक कपड़े का बैग दिया। गुल ने खोलकर देखा तो 2 किताबों का सैंपल था। पहली किताब राजवीर की थी और दूसरी आसिफ की शायरी की थी। मारे खुशी के आसिफ से कुछ कहते न बना। गुल उसके पास आए और उसके होंठों को चूम लिया। देखा, फैशन छोड़कर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, आसिफ ने कहा। अभी रुको मेरे हीरो, कहकर गुल बेडरूम में गई और अपनी पासबुक लेकर आए। इतने सालों में आपकी इस गुलाम ने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि तुम अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, गुल ने सिर झुकाते हुए कहा। चौंकते हुए आसिफ ने पासबुक देखी और सांस लेने की कोशिश करते हुए जमीन पर ही बैठ गया। गुल हंसने लगी। बिजनेस नहीं, अब नहीं, अब मुझसे न होगा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, लड़खड़ाती जुबान में आसिफ बोला। खुश होना और खुशियाँ ढूंढ लेना 2 अलग अलग बातें होती है, और वैसे भी अब जॉब वॉब का मेरा कोई मन नहीं है। राजवीर की किताब से खाना बनाना सीख लूंगी। और गुल कहते हुए शर्मा गई। और क्या? चौंकते हुए आसिफ ने पूछा। उसके भाव बता रहे थे कि उसे एक और खुशखबरी मिलने वाली थी। अन्य खुशियों की अपेक्षा वो इस खुशी का अंदाजा लगा पा रहा था। और गुल फिर कहते हुए चुप हो गई। और क्या बेगम, प्लीज बोलो, आतुर होते हुए आसिफ बोला। और मुझे माँ बनना है, आंखें बंद करके गुल बोली तो आसिफ खुशी के मारे चिल्ला दिया। उसकी चीख राजवीर तक ने सुनी। या खुदा, जान लोगी क्या? सारी की सारी खुशियां एक ही दिन। आंखों में आंसू लिए आसिफ बोला। गुल ने जाकर उसे गले से लगा लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। नेकी और पुछ पुछ कहकर उसने गुल को दूर किया और कूद कर खड़ा हुआ। ये कहाँ? हैरान होकर गुल ने पूछा। अभी आया, कहकर आसिफ राजवीर के पास भागा। मैंने अभी तेरी चीख सुनी थी, राजवीर ने आसिफ को देखते ही कहा। आसिफ चिल्लाकर कुछ कहने लगा तो उसे ध्यान आया कि हॉल में खुशी, मनदीप और कर्णवीर भी हैं। सॉरी कहकर वो राजवीर की व्हील चेयर को बाहर ले आया और उसके कान में खुशखबरी बताई। राजवीर ने उसे बधाई दी और वापस उसके कान में कुछ कहा। मनदीप खड़ी उन्हें हैरानी से देख रही थी। राजवीर को वहीं छोड़कर आसिफ भाग गया। उसने गैस पर दूध रखा और उसमें कुछ खास मिलाया। चल क्या रहा है? हैरान होते हुए गुल ने पूछा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, स्टाइल में आसिफ बोला। सुनकर गुल की हंसी छूट गई। पागल हो गए हो, मुझे ऑफिस जाना है, गुल ने कमीनी स्माइल देते हुए कहा। हुआ तो नहीं हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, दूध को देखते हुए आसिफ बोला। राजवीर अकेला बैठा हंस रहा था। इतने में मीरा और मोहित जोगिक के लिए खुशी को लेने आ गए। मोहित अंदर गया और मीरा वहीं रुक गई। सब ठीक हो जाएगा, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने आंखों से उसकी हाँ में हाँ मिलाए। आज आपका प्लास्टर उतर जाएगा, मुस्कारते हुए मीरा बोली। जी, कल आप दिल्ली चली जाओगी,
मुस्कुराते हुए राजवीर बोला। मीरा ने फिर से आंखों से सहमति जताई। दोनों कुछ देर चुपचाप ही खड़े रहे। अगली सुबह मोहित खुशी बिलख बिलख कर रो रहे थे और मीरा राजवीर अपना रोना रोके हुए थे। जब मीरा को लगा कि वो रो देगी तो वो जाकर कैब में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने मोहित को आवाज दी। रोता हुआ मोहित कैब में बैठ गया। सभी को रुलाकर और खुद भी रोते हुए मीरा दिल्ली चली गई। पिंजौर में 3 दिन से मोनू अपने घर से नहीं निकला था। डॉक्टर्स के बाद पूजा पाठ का सहारा भी लिया जा रहा था, मगर मोनू की समस्या का समाधान नहीं निकला था। सारा घर बहुत ज्यादा परेशान था। हारकर विशाल को बादशाह को लाना पड़ा। बातों ही बातों में विशाल ने अपने भतीजे की हालत के लिए उसे जिम्मेवार ठहरा दिया था। बादशाह उनके इंतजाम को नकार नहीं सका था। उसे भी लगा कि उसकी कहानी ने मोनू को यहाँ तक पहुँचा दिया था। मोनू अपने कमरे में बादशाह को देखकर हैरान हो गया। तेरा दिमाग खराब है क्या? मोनू ने गुस्सा करते हुए कहा। नहीं, वो तो तेरा खराब है, बादशाह ने कहा तो बोलता हुआ मोनू चुप हो गया। यार, पहला आशिक नहीं हूं मैं जिसको मोहब्बत में लात पड़ी है। तू क्यों इतना सीरियसली ले रहा है? समझाते हुए बादशाह बोला तो मोनू हंस दिया। मैं तेरे लिए नहीं, रानी के लिए दुखी हूं। वो बेचारी बाप और आशिक के बीच पिस गई। उसकी चिंता मत कर, वो खुद को संभाल लेगी। सही बोला तू, जिसका तेरे जैसा प्यार हो उसे खुद को संभालना ही पड़ता है। संभाल लिया, उसने खुद को संभाल लिया, बहुत अच्छे से संभाल लिया। बोलते हुए मोनू उठा और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह को उसकी हरकत से बहुत दुख हुआ। दोस्त को बेइज्जत करेगा, नहीं करना चाहता इसलिए जाने को कह रहा हूँ। भरा बैठा हूँ, न जाने क्या क्या बोल दूंगा। तो बोलना, मैं भी तो सुनूं तू क्या क्या लिए बैठा है। देख बादशाह, मेरा दिमाग बहुत खराब है, तू प्लीज चला जा। मोनू ने हाथ जोड़कर कहा तो बादशाह लंगड़ाता हुआ उठा और उसके कमरे के बीचों बीच फर्श पर बैठ गया। मोनू कुछ कहते कहते रुक गया। बोल बोल, रुक मत, बादशाह ने दृढ़ता से कहा तो मोनू मुस्काया। शायद तू सही है, मुझे बोल देना चाहिए, मुझे बोल ही देना चाहिए। मुट्ठी भींचते हुए मोनू बोला और बाहर जाकर अपने पिता को पुकारने लगा। बादशाह लंगड़ाता हुआ उसके पीछे गया। मोनू को अपने पापा जैसे ही दिखे वो बोलता हुआ फिर रुक गया। चाचू चाचू, पुकारता हुआ वो विशाल के कमरे के पास गया। बाहर खड़े विशाल अंदर आ गए। हाँ मोनू, बोल बेटे, घबराए विशाल बोले और आकर उसे संभालने लगे। आप कृपाल को फोन करके पूछो वो कहाँ है, मनोरोगियों की तरह मोनू बोला। उनको इन्वॉल्व क्यों कर रहा है? बादशाह बोला। तू चुप कर काया, आप फोन करो चाचू, मोनू ने भन्यकर गुस्से से कहा। सबके सब डर गए। विशाल ने कांपती उंगलियों से कृपाल को फोन मिलाया। दोनों ने कुछ देर बात की। वो अपनी बेटी के लिए काली माँ के मंदिर में गया है। साला कसाई, उसे बोलो वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ, कहकर मोनू जाने लगा तो विशाल ने उसे रोका। अकेला नहीं जा रहा हूँ, आप और पापा भी साथ चलेंगे, मोनू बोला। हम जितना कर सकते थे कर लिया, वो खुद मुकर गया तो हम क्या कर सकते हैं, विशाल ने समझाया। ये इस काया के लिए नहीं है, आप चलो मेरे साथ, मुझे कुछ कहना है। सबसे अलग अलग कहने की बजाय एक बार कह दूं तो वक्त बचेगा। प्लीज चाचू चलिए, प्लीज चलिए मेरे साथ। मंदिर में ड्रामा करेगा तू? मोनू के पापा गुस्से में दहाड़े। मोनू भी गुस्से से भर गया। वो कुछ कहते कहते फिर रुक गया। उसने खुद को शांत किया। तो कृपाल को यहाँ बुला लेते हैं। क्या बोलते हो चाचू? इसका दिमाग तो मैं ठीक करता हूँ, कहकर पिता ने पांव से जूती निकाली और मोनू के मारने आगे बढ़े। विशाल ने मोनू को छोड़कर अपने बड़े भाई को रोका। विशाल का फोन नीचे गिर गया। पागल मत बनो भाई साहब,
तेरे लाड प्यार ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। आप शांत रहिए प्लीज। विशाल ने अपने भाई को संभाला, तभी उनका नीचे गिरा फोन उठाकर मोनू ने कृपाल को कॉल किया। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे घर वाले मुझे आपके पास नहीं आने दे रहे। क्या आप आ सकते हैं प्लीज? मोनू ने कृपाल ने विनती की तो सब हैरान हो गए। कृपाल ने मोनू को बीमार हालत में देखा था। अपनी बेटी की हालत से वाकिफ बाप ने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया। अपने डर को पीछे छोड़कर कृपाल अपने दुश्मन के घर आ गए। उन्हें आया देखकर विशाल की आंखें शर्म से झुक गई, मगर कृपाल की बदली हुई शारीरिक भाषा से उन्हें कुछ राहत मिली। कृपाल ने पानी पिया और तभी मोनू शुरू हो गया। हम लोग हरियाणवी है, पक्के वाले हरियाणवी। मेरे पापा तो बिल्कुल ही पक्के वाले हैं, इसलिए पिता बनने के बावजूद इनके मन में कभी करुणा नहीं आए। करुणा, प्यार, रहम जैसे शब्द हमारी अक्खड़ पर्सनैलिटी को सूट जो नहीं करता। मेरी एक बड़ी बहन थी। सुना था मेरे माँ बाप की शादी के कई साल बाद वो पैदा हुई थी। मन्नतें तो इन्होंने बेटे की मांगी थी, मगर भगवान ने इन्हें बेटी दे दी थी। वो कुछ 17 साल की हुई तो मेरे अक्खड़ हरियाणवी बाप ने उसकी शादी की सोची। इन्होंने अपने जैसा गंवार लड़का मेरी पढ़ी लिखी बहन के लिए सिलेक्ट कर लिया। वो न दिखने में अच्छा था, न ही कैरेक्टर का भला था। फिर भी उसकी एक खूबी मेरा बाप को भा गई। वो खूबी थी उसकी अमीरी। मेरे बाप ने मेरी मासूम बहन को उस अमीर जल्लाद के साथ ब्याह दिया। एक जल्लाद के घर से निकलकर मेरी बहन दूसरे जल्लाद के घर पहुंच गई। कहकर मोनू ने सबकी ओर देखा। सब ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। आप सोच रहे होंगे न कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? मोनू ने पूछा तो कृपाल ने विशाल की तरफ देखा। विशाल ने उसके हाथ जोड़े। कोई जरूरी बात होगी तभी तू बता रहा होगा, कृपाल ने प्यार से जवाब दिया। बिल्कुल सही अंकल, बिल्कुल सही। जरूरी बात ही है, मतलब मुझे तो जरूरी लगती है, आप लोगों का पता नहीं। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि दिल पर बोझ मत रखना, इसलिए आप सबको बता रहा हूं। मुझे मेरे बाप पर यकीन है कि इसकी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं घुसेगी। अगर घुस भी गई तो ये अब कुछ कर नहीं सकेंगे, मगर आप कोशिश करना कि आपको मेरी बात समझ आए। आप कोशिश करोगे ना अंकल? मोनू ने कहा तो सारा परिवार शर्मिंदा हो गया। कृपाल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। हमने आप पर इतना दबाव डाला कि आप शादी को राजी हो गए, मगर ये कुत्ता मुकर गया। मैंने इससे कारण पूछा तो कारण आपकी बेटी ही निकली। मेरे बाप की तरह आपके परिवार ने भी अपनी बड़ी बेटियां जानवरों को ब्याह दी है। मैं छोटा था, मगर याद है कि मेरी बहन जब भी घर आती थी तो उसके शरीर पर चोटों के निशान होते थे। वो बेचारी अपने इस जल्लाद बाप से डरती कुछ न कहती थी। माँ हर बार बाप की मिन्नतें करती, मगर बाप को तरस कभी कभार आता था। क्यों? क्योंकि जैसा व्यवहार मेरी बहन के साथ उसका पति कर रहा था, वैसा व्यवहार तो मेरा बाप भी मेरी माँ के साथ बरसों से करता आया था। अपनी बीवी को पीटने का हक इन्हें संविधान ने जो दिया है, लिहाजा मेरे बाप को ये कोई खास बात नहीं लगती थी। मोनू कहता हुआ रुक गया। उसने अपने बाप की आंखों में देखा। उनकी आंखों में अपने किए का अफसोस नहीं था। उनकी आंखों में अपने बेटे की बदसलूकी की बेइज्जती थी। मोनू अपना गम बता रहा था, मगर उसके पिता को लग रहा था कि उसका बेटा दुश्मन के सामने उनकी बेइज्जती करवा रहा था। ये देखकर मोनू को बेहद अफसोस हुआ, लेकिन वो आज चुप होने के मूड में नहीं था। जब कभी इस जल्लाद को तरस आता तो बहन को उसके ससुराल नहीं भेजता। जितने में बहन को थोड़ी उम्मीद बंधती, उतने में ये घटिया बाप अपने जैसे घटिया बुड्ढों को पंचायत बनाकर ले जाता। बंद कमरे में मेरी मासूम बहन को शेर बनकर दिखाने वाला मेरा कुत्ता जीजा पंचायत में भेड़ बनाकर माफी मांग लेता। जवान लौंडे को माफी मांगता देखकर बुड्ढों का ईगो सेटिस्फाई हो जाता और बिना उस मासूम से पूछे उसे वापस उस हरामखोर के पास भेज दिया जाता। 2 दिन बाद ही वो भेड़ फिर से शेर बनकर ज्यादा आक्रोश के साथ मेरी बहन के साथ दरिंदगी करता। जितना वो शेरदिल पंचायत में जलील हुआ होता, उतना ज्यादा उसका वहशीपन बढ़ जाता।
मेरी बहन 2 पंचायत के बाद दर्द सह न पाई। अपने पति परमेश्वर से पिटते पिटते वो मर गई। सिर्फ 19 साल में वो लाश बन गई। मोनू कहता हुआ रो दिया। उससे बोला नहीं जा रहा था। घर की सारी महिलाएं रो रही थीं। बादशाह, विशाल और कृपाल की आंखों में आंसू थे, मगर मोनू का पिता अभी पत्थर की तरह कठोर थे। उसके मर जाने के बाद मेरा बाप आज तक केस लड़ रहा है। जीते जी मेरी बहन को पूछा तक नहीं, अब समाज को दिखा रहा है कि वो अपनी बेटी को कितना प्यार करता है। जीजा नया ब्याह करके खुश है, मेरा बाप केस करके खुश है और मेरी बहन अपने बाप की पगड़ी के नाम पर जान देकर खुश है। मगर मैं और मेरी माँ खुश नहीं है। हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमें अक्सर दीदी की याद आती है, हमें अक्सर उनकी, बताते हुए मोनू रोने लगा। मोनू के पिता के अलावा उस कमरे में मौजूद हर कोई रो रहा था। आपके परिवार की बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा अंकल, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आंसू पोंछते हुए मोनू बोला तो सब चौंक गए। मगर रानी ऐसा नहीं चाहती थी। वो जीना चाहती थी, मगर ऐसे जीने का भी क्या फायदा जो बाप की पगड़ी उछालकर जिया जाए। इसलिए उसने इस कायर को चुना। उसे इससे प्यार और सम्मान की भी उम्मीद थी और साथ ही साथ ये भी उम्मीद थी कि ये आपको मना लेगा। इसने कोशिश भी की, जितना कर सकता था उतनी कोशिश की, मगर आपको न मना सका। फिर इस कायर ने उस मासूम को आप जैसे दरिंदे के पास मरने के लिए छोड़ दिया। मोनू बोलता हुआ रुक गया। उसने देखा कि कृपाल फूट फूट कर रोने लगे थे। बादशाह, जो कि रानी की हालत से अनजान था, वो कृपाल की ये हालत देखकर हैरान था। अंकल, मुझे एक बात बताइए, ये बाप की इज्जत होती क्या है? मोनू ने पूछा तो रोता हुआ कृपाल थोड़ा शांत हो गए। नहीं, मुझे बताओ कि बाप की इज्जत होती क्या है? सब जानते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे दोस्त ने अपनी अकड़ की वजह से नहीं करवा रहे, तो इसमें इज्जत कहाँ से आ गई? आपकी इच्छा, आपकी इज्जत कैसे बन सकती है? आपकी मर्जी, आपकी इज्जत कैसे कहलाई जा सकती है? आपका झूठा अहंकार, आपकी इज्जत कैसे हो सकती है? मोनू ने कहा तो कृपाल सोच में पड़ गए। मेरे बाप ने समाज में होने वाली बेइज्जती के चलते अपनी बेटी को मरवा दिया। वो मेरे बाप की बुज़दिली और अमानवीयता थी, इसमें इज्जत कहाँ से आ गई? मोनू ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा। आखिरकार जीवन में पहली बार उसे अखड़ इंसान का सिर शर्म से झुक गया। यह इस बात का प्रमाण था कि कभी किसी ने उनसे इस लॉजिक की बात ही नहीं की थी। बाप ने जो सोच लिया वो उसकी इज्जत बन गई। बाप ने लालच में सोचा, नशे ने सोचा, किसी की बातों में आकर सोचा जैसा भी, लेकिन जो बाप ने सोच लिया वही होगा। अगर वैसा न हो तो बाप की इज्जत नीलाम? ये क्या लॉजिक हुआ यार? मोनू ने रोते हुए कृपाल की आंखों में देखा। वो कृपाल से जवाब चाह रहा था, मगर कृपाल के आंसू बता रहे थे कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अंकल, जो इंसान आपको जंगल में शिकारी कुत्तों के बीच फेंकाए, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? मोनू ने पूछा तो कृपाल ने नह में सिर हिलाया। आप काली माँ के भक्त हो अंकल। आपको काली माँ की सौगंध। मुझे ये बताइए कि क्या आपने दोनों जमाइयों को चुनते हुए ये पक्का किया था कि वो जीवन भर आपकी बेटियों के प्रति लॉयल रहेंगे? वो जीवन भर आपकी बेटियों के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं बनाएंगे? मोनू ने गंभीरता से पूछा तो खूब सोचकर कृपाल ने ना कहा। तो आप में और उस घटिया दोस्त में क्या फर्क रहा अंकल? पर चूंकि आप पिता हैं, इसलिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी मर्जी, आपकी सोच, आपकी इज्जत बन गई, इसलिए आपकी इज्जत के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेटियों के साथ जो दरिंदगी होगी वो उनकी किस्मत की बात बन गई। घटियापन आप करो, भाग्य मानकर बेटी सहेगी, ऐसा ही है ना अंकल? मोनू बोलकर एक तरफ हो गया। अगर मेरी बहन ने अपने आप की पगड़ी की चिंता न की होती तो वो बेचारी जिंदा होती। पता नहीं भगवान आप जैसे घटिया लोगों को बाप क्यों बनाता है? कहकर मोनू अपने कमरे में चला गया। रोता हुआ कृपाल भी लौट गया। मोनू के पिता शर्म के मारे बुत ही बन गए थे। लंगड़ाता हुआ बादशाह बाहर चला गया। कमरे में मौजूद हर महिला की आंखों में आंसू तो थे, मगर उनके सिर फक्र से उठे हुए थे।
उनके समाज में आज पहली बार किसी ने उनके पक्ष की बात कही थी। हम कैसे समाज में रहते हैं भाई साहब? हम सयाने बनते हुए अपनी फूल सी बच्चियों के लिए वर चुनते हैं, मगर हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं? लड़का हमारी जात और हमारी बिरादरी का है या नहीं? लड़के का खानदान हमारी हैसियत का है या नहीं? लड़का कितना कमाता है? लड़का सरकारी नौकरी करता है या नहीं? लड़के के पास घर जायदाद है या नहीं? लड़के के भाई बहन कितने हैं? लड़के के घर में कमाने वाले कितने हैं? लड़के के बाप का क्या कारोबार है? ऐसी सब बकवास बातें हम देखते सोचते हैं, मगर कभी ये नहीं देखते कि क्या लड़का जीवन भर हमारी बेटी के प्रति ईमानदार रहेगा या नहीं? वो हमारी बेटी को बराबरी का हक देगा या नहीं? वो हमारी बेटी को 24 घंटे बिना तनख्वाह काम करने वाली नौकरानी बनाकर रखेगा या इंसान समझकर उसे उसकी जिंदगी जीने देगा? ये जांच नहीं करवाते कि वो समाज की बाकी लड़कियों को किस नज़रिए से देखता है। भाई साहब, हम बड़े तो हैं, मगर सयाने कैसे हुए? खुद मर्द होकर हम मर्दों की जांच नहीं करते तो हम खुद को पिता किस हक से कहते हैं? विशाल खुद पर लानत देते हुए बोले। उनकी बीवी उनको संभालने को आगे आए। नहीं सुधा, मोनू बिल्कुल ठीक बोला, हम साले सिरफिरे और फुकरे ही हैं। उस भगवान को हम जैसों को औलाद देनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। विशाल बोले। चलो अब बस करो। विशाल की बीवी सुधा बोली। सुधा, हम हैं तो गधे मगर बनते हैं सयाने, और सयाने बनकर बेटी के पैदा होते ही उसके लिए दहेज जुटाने लगते हैं। ये जानते हुए कि दहेज एक बुराई है, हम दान बोल बोलकर दहेज को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर मैंने खुद दंगा किया था, मगर एक बेटी का बाप होने बावजूद मैंने कभी दहेज के खिलाफ आंदोलन करना तो दूर, मैंने कभी दहेज के खिलाफ बात तक नहीं की। मुझे खुद से घिन का रही है सुधा, मुझे खुद से, कहकर विशाल रोने लगे। उस रात विशाल ने अपनी 17 साल की बेटी के पांव में गिरकर काफी देर तक माफी मांगी। विशाल के मस्तिष्क में एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार होने लगी थी।